ये हमारा लेक्चर 4C2 है, जिसमें हम रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हुए वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मेनली वेलोसिटी ऑफ इमेज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम करेंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। 12 प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं एंड यू विल सी दैट कि हम लोग इस प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैरिटी के साथ सॉल्व करेंगे, बिकॉज elsewhere you will see that there is a lot of confusion in solving such problems. Okay, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिफ्रैक्शन में शुरू करने से पहले प्रिंसिपल क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे ये एक इक्वेशन दिया है, तो अपर एंड डेप्थ का ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं। अपर एंड डेप्थ के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, है ना। अगर जनरल फॉर्मूला देखना है तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, यू कैन से लाइक दिस। ओके, हमारे पिछले वीडियो में हमने क्लैरिटी दी है कि अपर एंड डेप्थ के लिए म्यू आई बाई म्यू आर ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जेक्ट का है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो एक एग्जाम्पल है कि जैसे डेंसर मीडियम से रे जा रही है, तो एक एग्जाम्पल लिया है। तो आप अपर एंड डेप्थ इज लाइक दिस। नाउ if you differentiate d prime here with respect to time, we will get this। ये n तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ d प्राइम मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। और ये d प्राइम का डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और जो रियल डेप्थ है, रियल ऑब्जेक्ट जहां पर है वो रियल डेप्थ होती है, और उसका डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे इस फ्रेम में हम ओवरऑल समझाना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज is not equal to obviously object velocity, because there is this constant which is carried forward. Okay, now when we apply this differentiation, we have to be careful about the geometry। कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ से हम डेप्थ मेजर कर रहे हैं, ये सारी चीजें, है ना। ये सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया बताया है ना। अब हम समझ के इसको अप्लाई करेंगे। जैसे पहले ही आप प्रॉब्लम देखो। अभी इसमें ये कहा है कि फिश इज ऑब्जर्विंग द बर्ड। चलो, ये क्लैरिटी है, मतलब फिश इज ऑब्जर्विंग द बर्ड है, तो आपको पता है कि रेयरर में जब होता है तो म्यू टाइम्स बढ़ जाता है ना, अपर एंड डेप्थ बढ़ जाता है। डेंसर में अपर एंड डेप्थ कम हो जाता है। ओके, दूसरा क्या है ये देखो, फिश अप्रोचेस द सरफेस, मतलब ये सरफेस से सब मेजर करते हैं, तो फिश यहां पे अप्रोच कर रही है। ओके, इट ऑब्जर्व द बर्ड अप्रोचिंग, मतलब बर्ड भी यहां पे आ रहा है, फिश भी यहां पे आ रही है, और हम सब ये मेजर यहां से कर रहे हैं। एक बात क्लियर है। ओके, अब पूछा क्या है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। बर्ड का वेलोसिटी मतलब क्या है कि जो फिश को तो नजर आ रहा है बर्ड यहां पे, लेकिन उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो कैसे इसको, आपको क्या करना है कि ये जो डिस्टेंसेस है वो यहां से मेजर करेंगे हम, और इन डिस्टेंसेस को फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वेलोसिटी मिल जाए। तो देखो, पहला इक्वेशन यहाँ पे है कि ये जो डिस्टेंस है बर्ड और फिश का, बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस, तो ये बर्ड यहाँ है, फिश यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे होता है, तो इसी रेफरेंस लाइन से दिस प्लस दिस। देखो, तो फिश का हमने यहाँ पे एक्सएफ लिया है, ये डिस्टेंस है, और बर्ड का क्या लिया है, देखो म्यू एक्स भी, क्योंकि फिश अगर बर्ड को देख रही है तो उसको तो म्यू एक्स भी दिखेगा ना। और पूछा है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, मतलब फिश को जो नजर आ रही है वो नहीं, जो बट रेफरेंस फ्रॉम द फिश, तो यहां पे इसलिए फिश को क्या नजर आ रहा है, तो म्यू एक्स बी, है ना। तो इस इक्वेशन को अब हमने समझ लिया। अब क्या करेंगे कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स एफ क्या है, तो रियल डेप्थ ऑफ फिश, एक्स बी क्या है, रियल डेप्थ ऑफ बर्ड, और डेप्थ हमेशा सरफेस से मेजर होती है
है ना, म्यू मल्टीप्लाइज एक्सपी बिकॉज बर्ड इज इन द रेयर मीडियम। ये सब हमें क्लियर है। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वेशन मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी इक्वेशन को आगे हम, अब इसमें देखना क्या है कि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, तो यू कैन सी दैट जो टर्म अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये तो नेगेटिव है, क्योंकि यहां पे हमने दिखा है ना, फिश भी नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, बर्ड भी नजदीक आ रहा है तो इसके लिए भी डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस रेफरेंस से हम लोग देखो अभी इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, नाउ बोथ आर अप्रोचिंग, दैट मीन्स सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स कि डी एक्स एफ बाई डी टी हम माइनस लेंगे, जो भी 3 दिया है वो माइनस लेंगे हमारे रेफरेंस से। सिमिलरली ये जो वेलोसिटी बर्ड की है वो भी अप्रोच कर रहा है तो ये भी माइनस होगा, समझ गए, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, बस इतना ही है। ओके, तो अब तो क्या ही है कि जो भी है हमारा ये जो इक्वेशन है उसमें हमको प्लग इन करना है। ओके, तो अब ये टोटल डिस्टेंस 8 था, बट इट इज अगेन नेगेटिव क्योंकि ये भी कम हो रहा है। ओके, सो नाउ if we substitute all this value in this equation, ये माइनस साइन बाहर लिया इसलिए ये प्लस आया यहाँ पे। ओके, तो देन यू कैन कैलकुलेट वी बी विच इज 3.75। ये अब ये जो वी बी है वो एक्चुअल है, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड टूवर्ड्स द सरफेस। ओके, अगेन मेन थिंग यहाँ पे आपको ना समझना है कि रूल क्या है हमारा। सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर सेपरेशन इंक्रीज होता तो डेरिवेटिव हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, चलो ये अब थोड़ा सा ये जेई का पैटर्न है। अब एडवांस के लिए ना इमेज में देखते हैं, तो ये दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको समझ के लगाना है। देखो क्या क्या है, बर्ड प्लस सिल्वर बेस, मतलब यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। ओके, तो क्या कहा है कि बर्ड मूव्स टूवर्ड्स, तो बर्ड पहले की तरह यहां आ रहा है। ओके, फिश मूव्स डाउनवर्ड, अब फिश जो है वो डाउनवर्ड आ रही है। तो अब तो आपको पता है कि अगर इसको रेफरेंस ले तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा डेरिवेटिव, है ना। बेस इज सिल्वर्ड, म्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बर्ड्स इमेज, यहां पे गड़बड़ हो रही है। अब क्या है कि बर्ड का इमेज नहीं बोल रहे हैं, अब बर्ड के इमेज का स्पीड पूछा है, तो इसीलिए ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। बट हम कैसे करेंगे, देखो देखो क्या है कि बर्ड कितना ऊपर है ये बताओ। तो बर्ड को हमें पता है कि म्यू टाइम्स जो भी उसका डिस्टेंस है म्यू टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस एक्स भी लेते हैं हम तो ये बर्ड जो भी है फिश के इस सरफेस से म्यू टाइम्स एक्स भी उसको दूर नजर आएगा, इसलिए देखो बर्ड का डिस्टेंस सरफेस से इतने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब मिरर से ये कितना दूर था, तो ये एच है, तो बर्ड मिरर से कितना दूर हुआ, क्योंकि हम अब इमेज की बात कर रहे हैं ना, तो पहले इमेज को लोकेट करने के लिए तो टोटल डिस्टेंस तो मतलब चाहिए, तो ये टोटल डिस्टेंस है मिरर से। अब मिरर से नीचे भी इतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर इतना डिस्टेंस ऊपर है तो मिरर का इमेज हमें पता है कि उतना ही डिस्टेंस, ये दो इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये अब हमें पता है कि ये इमेज का डिस्टेंस है। ओके, अच्छा, अब ये h माइनस एक्स एफ क्यों है, क्योंकि देखो h तो यहां का डिस्टेंस था लेकिन फिश यहां नहीं है, फिश यहां पर है जो कि यहां से एक्स एफ है। देखो एक्स एफ इतना है
है ना। तो अब आप देखो कि फिश और बर्ड के बीच दूरी क्या हो जाएगी, तो यही तो दूरी है। बस अब जब दूरी आपको एक बार क्लियर हो गई दोनों की, आपको डिफरेंशिएट करना है इस दूरी को। बट यहां पे यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि देखो अब हमने ये एक्सेप यहां से लिया है और फिश यहां जा रही है, तो एक्सेप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक्सेप बढ़ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे, इतना ही है। तो ये इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट में जो एच है वो तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है ना, एच, क्योंकि पानी तो सेम है, तो इसलिए ये जीरो रखेंगे। ये क्या करेंगे, ये अगर इसको डी एक्स पी बाई डी टी आया तो इसको क्या करोगे आप लोग, पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव रखोगे? ऑब्वियसली ये यहां से अगर कम हो रहा है तो यहां से भी डिस्टेंस कम हो रहा है। ओके, तो इन बोथ केसेस दिस इज नेगेटिव। डी एक्स एफ बाई डी टी क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन तो क्योंकि रेफरेंस से आया है, यहां है फिश इसलिए, लेकिन फिश नीचे जा रही है तो एक्स एफ बढ़ रहा है, इसलिए डी एक्स एफ बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा। बस इतना ही है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, और डी एक्स एफ बाई डी टी नेगेटिव था, बर्ड अप्रोच था, डी एक्स एफ बाई डी टी फिश की वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन ये एक्सेप्ट बढ़ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे बस। तो एक बार साइन कन्वेंशन मिल गया, उसको प्लग इन करो और आपको ये जो भी निकल के आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से तय होगा कि ये बढ़ रहा है या कट रहा है ना। तो माइनस का मतलब ये आ रहा है, अगर ये माइनस आ रहा है इसका मतलब अप्रोच कर रहा है वो बर्ड, मतलब फिश को वो फिश के करीब आ रहा है ऐसा। ओके, और मैग्नीट्यूड उसका है 22/3। क्लियर है, इतना ही है। इमेज वाला एडवांस के लिए है, बिना इमेज का डायरेक्ट जो है वो आपको जेई में पूछ सकते हैं। इतना इसमें करना क्या है, आप लोगों को ये इक्वेशन सेट करना है। ये इक्वेशन में क्या है, दोनों के बीच की दूरी को आपको निकालना है बस ढंग से। दोनों के बीच की दूरी कहां से मेजर करोगे आप, सरफेस से मेजर करेंगे। चलो अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। पहले देखो कि ये न्यूमेरिकल टाइप पूछ लेते हैं। यूजुअली मिरर अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी पूछे, लेकिन जेई एडवांस में तो कॉम्बो ही देते हैं आपको, मिरर प्लस रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये है। अब हम प्रॉब्लम्स करते हैं इसके। ये कॉन्सेप्ट में ना, ये आप जब ये बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है हर एक प्रॉब्लम में वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम 5 देखो ना, तो इसमें हमने ना ये इक्विवेलेंट फॉर्म यूज किया है, ये ट्रिक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है वो है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए अब यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखो जहाँ पे पहले तो रीड करते हैं, फिर हम पॉज, आप उम्मीद है कि आप पॉज करके इस पर सोचोगे। रीड करते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट में लिखा है, रेज वुड कन्वर्ज टू ओ 60 सेंटीमीटर अबव वाटर एयर इंटरफेस, वेयर डू दे एक्चुअली कन्वर्ज? वॉट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस? ये शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम्पल जो भी एक्सरसाइज से है उसमें, बट पॉज करके सोचा होगा आपने कि क्लिक हुआ कि नहीं आपको। ये इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये कन्वर्ज टू ओ 60 सेंटीमीटर, मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। बस इतना क्लिक हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। ओके, तो अब आप फिगर देखिए यहाँ पे कि रे ऐसे जा रही थी और ओ पे कन्वर्ज हो रही थी ऐसे। अगर इंटरसेप्ट ये नहीं होता इंटरफेस तो, लेकिन इंटरफेस ने इसे इंटरसेप्ट कर दिया, तो अब नॉर्मल से दूर जाएगी ये, इसलिए यहाँ पे वो कन्वर्ज होगी। बस अब आप ना ये फॉर्मूला ऐसे नहीं इंटरप्रिट करनी है जैसे हमने की है, जैसे हमने करते आए, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मास्टर फॉर्मूला लगाओ, n1/u1 इज इक्वल टू n2/v। ओके, तो हमें v निकालना है, तो v हमारा है d प्राइम, d प्राइम ही तो v होता है।
ओके, अब n1 क्या है कि भाई रे यहां से आ रही है, तो n1 हो जाएगा आपका 4/3। n2 मतलब रे एयर में जा रही है, तो n2। बस अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट 60 दिया हुआ है, तो u पॉजिटिव होगा, इसलिए ये u पॉजिटिव है। बस यहां से ये सॉल्व होगा। अगर आप ये फॉर्मूला को d प्राइम इज इक्वल टू डी बाई म्यू रिलेटिव करके सॉल्व करने जाओगे, कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं रियल। वो फॉर्मूला बनी है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड इन जेईई, गुड प्रॉब्लम। देखिए दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे क्वेश्चन 2, जहाँ पे आपको ये ऐसे विड्थ दिया हुआ है, बीम विड्थ, है ना, और ये एट 45 डिग्री, मतलब ये जो बीम विड्थ है ये 45 डिग्री पे ऐसे, अगर ये नॉर्मल ले तो ये 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। बस इतना ही आपका है, क्योंकि वर्टिकल के साथ अगर 45 है ये, तो इसका नॉर्मल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बनाएगा। तो पूछा है कि अब ये रिफ्रैक्ट होगा, मतलब ये लाइन यहाँ जाएगी, ये लाइन जाना चाहती थी या यहाँ जाएगी, तो इसका जो थिकनेस है वो क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है कि दोनों में जब भी इंटरफेस होता है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम में ये लाइन तो कॉमन ही है, फिर यहाँ से नॉर्मल इस पे फेंको और यहाँ से नॉर्मल इस पे फेंको। ये प्रॉब्लम में ऐसे ही करना होता है, इतना ही है। और ये तो कॉमन है, तो ये लाइन इस ट्राइंगल के लिए ये क्या हो जाएगी, देखो ये cos 45 हो जाएगी। ये जो थिकनेस है, थिकनेस आपका cos 45 है ना, तो हाइपोटेनियस उस हिसाब से ये आपका हाइपोटेनियस है यहाँ पे, तो हाइपोटेनियस आपका t बाय cos 45 है। देखो यहाँ ये जो टर्म है ये है ना, ये है ये। अच्छा, अब ये ट्राइंगल में देखो तो ये t प्राइम क्या है, हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय cos r। अब ये r कहां से आया, ये r क्योंकि ये रिफ्रैक्शन एंगल r है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर अगर वर्टिकल के साथ r है, तो ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल के साथ r बनाएगा, इसलिए cos r हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है t प्राइम की। अब हम निकाल लेंगे cos r। cos r कैसे निकालते हैं, साइन, वो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन r मिल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो साइन r हमें मिल जाएगा। साइन r मिल गया तो cos r भी मिल जाता है। आपको पता है वो कैसे लाते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके, ये फॉर्मूला। जैसे ही cos r यहाँ मिला, वो यहाँ पे प्लग इन करो तो थिकनेस मिल जाएगी आपको, है ना। अच्छा प्रॉब्लम है ये, सारे वेरी गुड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन 3 को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने सिमिलर क्वेश्चंस लेक्चर में किया हुआ है। चलो क्वेश्चन 4 देखो आप। ग्लास हेमिस्फीयर दिया है, ग्लास हेमिस्फीयर का एन दिया हुआ है, बीम विड्थ दी हुई है, जो भी बीम होगा। अब फ्लैट फेस एंट्री इज नॉर्मल नो बेंडिंग, मतलब यहां से अगर कोई बीम आएगा, फ्लैट फेस है ये, तो नॉर्मल जाएगा, तो ये तो सीधा ही चला जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा। ओके, अब इस पॉइंट पे आपका टीआईआर होने के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल तो हमें पता ही है कि साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, और इसका म्यू पता है हमें, तो दिस इज फिक्स्ड, दिस वी हैव सीन वेरी वेल। अब होगा क्या कि क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल मान लो कि जहां पे टीआईआर हो रहा है, जस्ट टीआईआर, जस्ट मतलब 9 ग्रेजिंग जो बोलते हैं ना, कि ऑनसेट ऑफ टीआईआर, उसके बाद अगर ये एंगल अगर बड़ा है, तो उसके बाद इंटरनल हो जाएगा टीआई। तो ये एंगल क्या होगा, साइन सी क्या होगा, जो देखो अब ये यहां टकरा रहा है, अगर ये रेडियस आर है तो ये कैपिटल आर है, तो यहां से साइन थीटा नहीं मिलेगा क्या हमें, देखो साइन थीटा यही तो है, आर बाय आर, इस ट्राइंगल से। ओके,
अब यही जो एंगल है हमारा आर बाय आर मतलब साइन थीटा, वही तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो यही साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, तभी तो टी आई आर होगा। तो यही कंडीशन लगाई है यहाँ पे, देखो आर बाय आर ग्रेटर देन 1/√3, है ना। तो इसी से आपका जो आर है वो निकल के आएगा कि अगर इस के अंदर जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे है, तो देखो ये एंगल तो कम है क्रिटिकल एंगल से। जितना अंदर है वो एंगल, जितना बाहर है उतना एंगल देखो रेडियस ये बड़ा होता जाता है। तो यहां से जो भी अंदर जाएंगे वो सारे बाहर निकलेंगे, समझे आप। तो यही है। तो एग्जिट बीम रेडियस हमें ये है इतनी, ये निकल के आएगी r/√3। बाकी जो बीम का साइज है उनके लिए वो TIR होगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। क्वेश्चन 5 है, टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें टिपिकल जैसे ये लेयर दिया है 1 2 3, अगर लेयर 1 होता तो आपको पता ही है h/μ करके आप है ना, h/μ करके आपको अपर एंड डेप्थ मिल जाता। लेकिन 3 लेयर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ समेशन ऑफ DI/NI, डी रियल डेप्थ है और n उसकी डेंसर मीडियम में है। तो ये हमारा टोटल डी प्राइम मिलेगा ऐसे सबको सम करके। ये फॉर्मूला है, सम कर लो, और ये डिराइव भी हो सकती है आसानी से, बिकॉज यू विल सी दैट कि ये डी प्राइम जो है वो सबके लिए कॉमन निकल के ये बनाएगा। तो हम इसको ना सीधा समेशन कर देंगे ये ऐसे। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म देखो, हमने इक्विवेलेंट फॉर्म भी देखा था, है ना। ये अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हमने डी प्राइम इज इक्वल टू d/μ रिलेटिव हमारा बेसिक था, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म ये था। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में डी प्राइम के लिए देखो ये पलट जाता है, DI/NI हो जाता है, क्योंकि ये तो 1 है, n तो 1 है ना। अगर ये ऑब्जर्वर तो यहां से मतलब डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर यहां है, लेकिन अगर आप डेंसर मीडियम से देखो तो क्या हो जाएगा कि ये पलट जाएगा, ये म्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, क्योंकि दूरी बढ़ती है ना। तो ऐसा इतना ही है कि आपको सम करना है सारों का, जब ऐसे पैरेलल स्लैब होते हैं तब। तो टोटल अपर एंड डेप्थ मिलेगी आपको। चलो ठीक है, इसका ना डेरिवेशन भी आसान है, हालांकि हमने लिया नहीं है, बट डूएबल है। अब देखो ये प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ो। कन्वर्जेंट बीम थ्रू 2 स्लैब्स, मतलब आपको यहाँ फिगर देखो कि ऐसा स्लैब है, कोई बीम अगर यहाँ से जाएगा तो वो थोड़ा मुड़ेगा, इसका म्यू तो ज्यादा होगा ऐसे, फिर वापस ये नॉर्मल है यहाँ मुड़ जाएगा वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये दोनों इंसिडेंट और इमर्जेंट पैरेलल होंगे। लेकिन देखो इस पैरेलल को आप इस बीम को पीछे खींचोगे तो यहां मिलेगा। तो ये है ना, ये शिफ्ट है, और शिफ्ट आपको पता है ये होती है ना। तो टोटल डी रियल डी इस केस में ये हो जाएगी, और अपरंट डी तो ये था, तो यही शिफ्ट है आपका, ये जो छोटा एरो है ना। तो जितने भी स्लैब होंगे ना, हम ये डी समेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे समेशन किया था वैसे यहाँ पे भी समेशन ही होगा अभी, जितने भी स्लैब है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को शॉर्ट में हमने ले लिया है, कि आइडिया यही है कि आपको ये शिफ्ट को भी आप प्लस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस प्रॉब्लम में रे आ रहा है यहां से, लेकिन पूछा है कि ये थीटा क्या होगा जिससे यहां पे TIR हो जाए। तो क्या करना है कि पहले तो TIR की कंडीशन लगाओ आप। यहां पे TIR होने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो ये ग्लास है
तो देखो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, TIR के लिए तो यही है। हमने तो रिगार्डलेस रे कहां से आ रहा है, यहां पे TIR होने के लिए यहां पे जो म्यू है इसका म्यू वही तो है ना। और देखो यहाँ TIR होगा क्योंकि ये डेंसर है, एयर रेयरर है, तो ये TIR होगा और यही से हो साइन सी। अब तो क्या बात है, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है अगर ये थीटा चाहिए हमें तो म्यू इंटू साइन थीटा, यहां का म्यू और ये थीटा हैज टू बी इक्वल टू यहां का एंगल मतलब थीटा इंटू यहां का म्यू, बस। क्योंकि बीच दोनों पैरेलल है, बीच में तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ ऑनसेट ऑफ TIR हो रहा है तो यहां पे आपको थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो वही किया है देखो। तो अच्छा, यहाँ पे एन ऑफ ग्लास, तो ये तो 90 डिग्री है, एयर 1 है, तो यहाँ तो ठीक है। अब देखो यहां से ये वाटर है इसलिए ये 4/3 इंटू थीटा, ये स्नेल्स लॉ यहीं लगा दिया इन लोगों, क्योंकि थीटा चाहिए था। तो एनीवेज क्योंकि ये यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि ये आई जो है हमें पता है कैसे मिलेगा आई, इसका भी तरीका है। देखो ये पहले यहां से सी अगर निकाला है तो C30 हो गया, और ये हमारे ऑनसेट ऑफ TIR है, तो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो यहां स्नेल्स लॉ लगा है। लेकिन मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस थीटा इंटू म्यू हैज टू बी दिस थीटा इंटू, तो वहां से भी 1 ही आता है देखो, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये 1 आया। यहां पे आपने स्लेस लगाया तो ये 30 था तो ये 1 आया, और यहां पे लगाते तो भी 1 आता देखो। इसलिए ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीकों से वैलिड है, तो थीटा आपका निकल के आएगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ऐसा दिया है कि ये यूजुअली ऐसा रहता है फाइबर ऑप्टिक्स में, ऐसा जाता है फिर मुड़ेगा फिर TIR होके ऐसे 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 चलता जाएगा। तो इन्होंने कंडीशन ये दी है कि अगर ऐसे रे एंटर हो ग्रेजिंग मतलब 90 डिग्री, तो क्या होगा कि ये जो भी एंगल है उस वक्त, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो ये एंगल मैक्सिमम रहेगा। कैन यू सी दैट, ये आर कब सबसे ज्यादा होगा, जब ये 90 होगा, है ना, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो जाएगा ये साइड, तो ये साइड मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये मैक्सिमम। तो इसीलिए हमने देखो इसको आर मैक्स कहा है इस एंगल को, और ये हो जाएगा आपका 1/μ, क्योंकि ये तो ग्रेजिंग है, तो ये ग्रेजिंग है तो इसलिए ये 1/μ हो जाएगा, इसका जो भी म्यू है ग्लास का। अब देखो कि ये ट्रायंगल आपको, ये ऐसे प्रॉब्लम तो हमने किए हैं, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस आर मैक्स, और 90 माइनस आर मैक्स मतलब कॉस ऑफ आर मैक्स। और यहाँ पे TIR होने के लिए, यहाँ पे TIR होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो भी एंगल है, ये ये एंगल जो भी है ये TIR होने के लिए ग्रेटर देन 1/μ होना चाहिए, कि है ना। ये एंगल क्या एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल तो 1/μ होता है। और cos r max जो है वो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन r max तो ये है, तो इसीलिए cos r max यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देखो ये वैल्यू, और दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। तो यहां से आपका म्यू का कंडीशन निकल के आया कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, ऐसा लिख सकते हो आप। समझे, ये ऐसे प्रॉब्लम हमने नहीं किया ऐसा नहीं है, ये जो है बार बार ये एंगल पता है तो ये एंगल 90 माइनस आर होता है, और यहां से सीधा cos r मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, यहां पे देखो दिया क्या है, यहां से हाइट दी है h। अब गलती ये होती है कि हम h/μ तो लेते ही है ना, हम अगर अपरेंट डेप्थ कितनी होगी अगर,
तो अगर यहां से h है तो हम h बाई म्यू लेते हैं यहां पे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा वेल पोस्ट प्रॉब्लम है, यहां से h दिया है, अब क्या करेंगे हम? क्योंकि सरफेस से अगर रियल डेप्थ देखो, सरफेस से लेते हैं सब हम, लेकिन ये अच्छा प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या करना है कि आपको अज्यूम करना है कि ये हाइट अगर h अज्यूम कर ले तो फिर यहां से डेप्थ मिलेगी विच इज h माइनस एच, ठीक है ना। अगर ये नाउ सी, अगर ये h है तो इसका इमेज भी यहाँ h पे बनेगा, तो इस इमेज की डेप्थ जो है वो h प्लस एच हो जाएगी। तो हमें दो सरफेस से डेप्थ मिली है, एक है h माइनस एच और टोटल है h प्लस एच, है ना। ये h देखो ये समझा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद दो इमेज तो वैसे भी है, ये मिरर है यहाँ पे, तो ये जो आई है उसको तो दो इमेज दिखेगी, एक इसकी अपरेंट यहाँ पे होगी और इसकी अपरेंट कहीं यहाँ पर होगी, और वो क्या होती है h माइनस एच बाई म्यू, h प्लस एच बाई म्यू, है ना। तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन, तो यहां से h प्लस एच बाई म्यू माइनस यहाँ का, तो दोनों के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा। तो यही इसीलिए देखो माइनस किया है ये, तो 2h बाई म्यू आंसर आता है। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे सिर्फ h अज्यूम करते तो वो h ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता और h के टर्म्स में और म्यू के टर्म्स में रिजल्ट आ जाता। गलती ये हो जाती है कि आप लोग यहीं से, हम लोग h यहीं से मेजर करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, यहां पे मिरर दिया हुआ है और दूरी बॉटम की h दी हुई है और पानी भरा हुआ है d तक। तो ये जो बॉटम है, ये बीकर बोला है, इसको बीकर बोला है। तो आपको ना इसके पीछे बॉटम का इमेज जो है वो तो मिरर के पीछे बनेगा, यहां कहीं पर बनेगा, तो उसका डिस्टेंस कितना है ये पूछा है। तो ना मिरर हमेशा, अब मिरर को ऑब्जर्वर समझो, इस ऑब्जर्वर को ये बॉटम कहाँ नजर आएगा, यहां नजर आएगा, और शिफ्ट तो आपको पता ही है, शिफ्ट तो हम करते ही आए ये चीज, है ना। टोटल डी माइनस अपरंट, अपरंट तो डी अपॉन म्यू होता है ये, तो ये शिफ्ट है। अगर ये मिल गया डिस्टेंस तो इसके पीछे इमेज बनेगी, बस। तो यह इतना ही है। तो ये डिस्टेंस निकाला है यहाँ पे देखो, h माइनस डेल्टा टी करके, तो यही डिस्टेंस उसके इमेज बनेगी। देखो तो ऐसे आपका आंसर आता है ये, है ना। अच्छा सवाल है ये भी। देखिए अब ये क्वेश्चन 11 है कॉनकेव मिरर के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 12 वाला भी कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है, वहां पर तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पहले इसको ढंग से कर लेते। कॉनकेव मिरर और वाटर दिया है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है और उसके ऊपर वाटर है और यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल पड़ा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे, उसको इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, है ना। तो हम पहले तो ये करो कि अगर वाटर नहीं होता, सपोज करो, तो कॉनकेव मिरर इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, पहले ये तो तय करो। तो ये तो फिर तो कॉनकेव मिरर का तो आप लोगों को पता ही है कि ये कॉनकेव मिरर है, रेडियस दिया हुआ है, ये 5 दिया ही है ऑलरेडी, तो u माइनस 5 लोगे, आप कॉनकेव मिरर लगाओगे फॉर्मूला, फिर कॉनकेव मिरर के लिए f नेगेटिव है और ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे करके आप v निकाल लोगे जो भी है। अब v पॉजिटिव आया, मतलब क्या है कि ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब पीछे की ओर, है ना। तो रे डायग्राम देखो, ये रे डायग्राम से भी आप, ये TIR नहीं है, ये कॉनकेव मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ है ऐसे। तो ये कॉनकेव मिरर की इमेज हमने यहाँ पे बना दी, जो कि आप स्पेरिकल मिरर से करते ही आए हो। अब ये जो इमेज है ये ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगी, तो ये तो अब आसान प्रॉब्लम है, ये h बाई म्यू हो जाता है।
है ना। तो h यहाँ पे क्या लोगे, लेकिन देखो ये तो हो गया पीछे की ओर, लेकिन ये पीछे कहाँ से मेजर होता है, यहां से पीछे 6 है, तो यहां से और 5 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये टोटल एच है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी ऑब्जर्वर को, क्योंकि वाटर बीच में आ गया ना, तो ऊपर उठेगी थोड़ी सी। तो देखो ऊपर कैसे उठेगी, बाय एच बाय म्यू करो तो 8.7। ठीक है, इतना ही है। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, जो कि इधर उधर करके सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड वे में जो हम सीखे हैं वही अप्लाई करेंगे, है ना। ऐसा कोई इधर उधर करके नहीं सॉल्व करेंगे। कहा है ये है कि ये भी एक कॉनकेव मिरर है, यहां पर भी पानी भरा पड़ा हुआ है। बना करना ये है कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखो जिसकी इमेज वहीं पर बने, ऐसा। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके तो कॉनकेव मिरर को तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप आर पे अगर रखो, अगर पानी नहीं होता तो उसी पे वहीं पर इमेज बन जाती, ये तो हमें पता है। लेकिन अब पानी है, यहां पे पानी है, तो पानी की वजह से क्या होगा, क्या गड़बड़ होगा, पहले तो ये सोचिए। तो पानी की वजह से मिरर जो है, ये मिरर, ऑब्जर्वर तो यहां है, ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर को दिखना है ना। तो पानी की वजह से ये मिरर तो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक ये बताता हूं कि अब मिरर जो है ना, ये मिरर, इसको क्या दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है दिखेगा, ये ऑब्जर्वर मान लो आप इसको। बस यही ट्रिक है, मिरर को ऑब्जर्वर समझ लो। मिरर को अगर सी पे रखा हुआ दिखे, मिरर को ऑब्जेक्ट, तो वो सी पे बना देगा उसका, है कि नहीं। मिरर को सी पे अगर ऑब्जेक्ट दिखे तो मिरर उसको वापस सी पे बना देगा। लेकिन पानी की वजह से अब देखो क्या होगा है कि ये मिरर जो है, ये पानी की वजह से, अब मिरर डेंसर मीडियम में बैठा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम में बैठा है तो ऑब्जेक्ट को कहां देखेगा वो। लेट अस नाउ अज्यूम कि ऑब्जेक्ट एक्स पे रखा हुआ है, तो मिरर ऑब्जर्वर बन गया, तो मिरर को लगेगा कि ये म्यू एक्स पे रखा हुआ है, बस। तो अब ये अगर म्यू एक्स जो है वो उसके उसके आर पे सिट करता है, तो ये जैसे ये, अगर ये म्यू एक्स डिस्टेंस मिरर को लगे कि, लगना चाहिए कि ये उसके आर के ऊपर है, तो वो वापस वहीं पे बना देगा इमेज। तो देखो यहां पे हमने इक्वेट यही किया है कि म्यू एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एच। अब ये माइनस एच इसलिए किया है क्योंकि ये जो म्यू एक्स है वो तो यहां से मेजर हुआ है, सरफेस से मेजर हुआ है, क्योंकि ये सारा जो अपरंट डेप्थ है वो तो सरफेस से मेजर होती है, इसलिए हमने, और आर जबकि यहां से मेजर होता है ना। तो और ये म्यू एक्स तो यहां से मेजर होता है, इसलिए आर माइनस एच कर दिया है। तो म्यू एक्स शुड बी आर माइनस एच, बस यही है। देखो ये सारा जो है ना लिखा हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। आप जब इसको इक्वेट करोगे तो सीधा आपको देखो ये बॉक्स किया है ब्लू बॉक्स, यहाँ पे आंसर देख लो आप, ऐसे आता है ये, समझ गया। मतलब आपको अज्यूम करना है कि x, यहाँ पे वापस एक बार रिपीट करता हूं, x कहीं पर रखो तो मिरर को म्यू एक्स जो है वो आर पे नजर आना चाहिए, क्योंकि मिरर ऑब्जर्वर है। मिरर को अगर इसका इमेज आर पे नजर आए तो वो वापस आर पे बना देगा, क्योंकि बीच में अब वाटर है, तो मिरर को ना ये एक्स पे रखी हुई चीज म्यू एक्स पे दिखाई देगी, पर म्यू एक्स कहां से, यहां से। तो ये डिस्टेंस आर, यही यहां से आर है, लेकिन यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एच, तभी तो आर पे पाया जाएगा, इसलिए म्यू एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एच कर दिया है, तभी ये आएगा। अब इस ये सॉल्यूशन जो मैंने इस तरीके से आपको बताया ना, ये क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो इसका की आइडिया देखो कि
पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, और मिरर ऑब्जर्वर है, रे डायग्राम ड्रॉ करो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, ये सारे आंसर्स है। एक बार आपको अगर ढंग से करने हैं तो और ये समरी है। पहले क्या करो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए डिफरेंशिएट करना होता है दोनों के बीच की दूरी, है ना। फिर क्या करो कि सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव करो, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव करो। और ये सेपरेशन कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, दूरी कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सरफेस से। ओके, और ये जो इमेज वाला प्रॉब्लम है वो थोड़ा आपको, जैसे ये दूरी हमने निकाली थी, ये आप एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स एफ पॉजिटिव लेना था, मतलब क्योंकि दूरी बढ़ रही थी तो डी एक्स एफ बाई डी टी पॉजिटिव लेना था। इमेज वाले प्रॉब्लम एडवांस के लिए है। फिर पैरेलल लेयर्स के लिए देखो, हमने अपरेंट डेप्थ वाला समेशन वाला फॉर्मूला यूज किया था, है ना। अगर व्यूइंग फॉर एयर होता, अगर मतलब फिश साइड, मतलब अगर डेंसर मीडियम में होता तो डी इंटू मल्टीप्लाई हो जाता ये, ठीक है। और सेल्फ इमेज का बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये, एल्सवेयर यू विल सी दैट कि इसका इतना क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।